लिथियम भंडार। हाल ही में कैलिफोर्निया के साल्टन सागर के नीचे 18 मिलियन टन का अनुमानित लिथियम भंडार खोजा गया है। लिथियम क्या है? तो लिथियम एक नरम चांदी की भांति सफेद अलौह धातु है। रिचार्जेबल बैटरी के प्रमुख घटकों में से एक है। सबसे हल्की धातु भंडार के अनुपात में काफी मजबूती ईवी यानी बैटरी में एरोस्पेस की महत्वपूर्ण और अत्यधिक प्रगतिशील यानी ऑक्सीकरण को रोकने के लिए तेल या निष्क्रिय वातावरण में संग्रहित होता है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? तो इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है, जिससे वह बैटरी तकनीकी में काफ़ी प्रयोग लाता है। और उत्कृष्टता चालक यानी थर्मल अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है। उपस्थिति क्या है? उच्च प्रयोगशीलता के कारण प्रकृति में कभी भी मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। पैग्माटाइट यानी निष्कर्षण जो होता है इसका पैग्माटाइट चट्टानों, हॉट रॉक खनन और ब्राइन भंडार यानी लवणीय झील से निकलता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, जैसे कि लिथियम अक्षय ऊर्जा भंडार के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन वाहन, ईवी बैटरी और ग्रिड स्केल बैटरी में पाया जाता है। लिथियम यानी लिथियम जो वर्ल्ड में सभी कितने टाइप्स कहाँ पाए जाते हैं उसकी हम एक प्रोसेस में पढ़ लेते हैं इस चार्ट में। जैसे द डिस्कवरी ऑफ द 5.9 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ लिथियम हैज़ बीन मेड इन द जेके यानी कि जम्मू कश्मीर। यानी कि जो अभी जो डिस्कवरी में 5.9 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम प्राप्त हुआ है, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। दिस इज़ द फर्स्ट मेजर लिथियम रिजर्व दैट द फाउंड इन इंडिया, यानी पहली बार जम्मू कश्मीर में पाया गया था 5.9 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम। और ईलियर सर्वे लेड बाय द एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट from exploration and research sought the presence of 1600 tons in freight categories of lithium resources in Margala area of the Karnataka मंड्या डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे पाया गया, यानी कर्नाटका में मिला 1600 टन। और वर्ल्ड रिजर्व की बात करें तो वर्ल्ड रिजर्व बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना वर्ल्ड प्रोडक्शन करता है इसका लिथियम का। और ऑस्ट्रेलिया में है, चिली में है, तो ये है। और लिथियम के भंडार यानी लिथियम के जो भंडार हैं वो कहाँ प्राप्त होते हैं? तो कैलिफोर्निया में के साल्टन सागर में लिथियम भंडार है। यानी लिथियम भंडार साल्टन सागर के नीचे भूतापीय ब्राइन में पाए जाते हैं। और यह क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के लिए यानी भूतापीय ऊर्जा के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग सतत तरीके से लिथियम निष्कर्षण के लिए किया जा सकता है। प्रत्यक्ष और निष्कर्षण यह एक नई विधि है जो हाई रॉक खनन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राइन वाष्पीकरण दक्षिण अमेरिका से पृथक है। अगर हम यहाँ बात करें वैश्विक लिथियम भंडार और वैश्विक लिथियम उत्पादन में, तो भंडार कौन करता है? बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली यानी कि बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली इसमें वैश्विक भंडार हैं। और उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन करता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन में। लिथियम को अक्सर उसके अत्यधिक आर्थिक और रणनीति महत्व के कारण सफ़ेद सोना कहा जाता है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन वहन, ईवी नवीनीकरण ऊर्जा भंडारण में होता है। हरित निष्कर्षण विधि क्या है? तो लिथियम को प्रत्यक्ष लिथियम निष्कर्षण DLE विधि का प्रयोग करके निकाला जाता है, जो पारंपरिक खनन की तुलना में अत्यधिक धरणीय वृद्धि है। लिथियम के जो साल्टन सागर यानी कि साल्टन सागर में पाया जाता है। साल्टन सागर दक्षिण कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एक स्थल अवरुद्ध अत्यधिक खारी झील जो इंपीरियल और कोचेल घाटियों में स्थित है। यह साल्टन गर्त में स्थित है और जो
सैन एस्ट्रियल फॉल्ट सिस्टम के कारण निर्मित एक भूतापीय सक्रिय क्षेत्र है। लिथियम भंडार झील के नीचे भूतापीय प्राइम में पाए गए जो एक गैर पारंपरिक लिथियम स्रोत है। लिथियम ट्रायंगल जो है वो चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया में कुल वैश्विक भंडार 60% मौजूद है। और हम बात करें इसके महत्वपूर्ण तत्व, तो भारत में लिथियम परिदृश्य में जम्मू और कश्मीर, रियासी जिला यानी जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है। लिथियम खोज 2023 में भारत में प्रथम बड़ा लिथियम भंडार मिला है, नहीं भारत में पहला सबसे बड़ा भंडार मिला है। अन्य स्वाभाविक लिथियम स्रोत कर्नाटक और राजस्थान अन्वेषण के अधीन, यानी कि पहले भी पाए जाते थे कर्नाटक और राजस्थान में, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी सबसे प्रथम बार सबसे ज़्यादा लिथियम कहीं मिला है तो वह जम्मू कश्मीर में 2023 में मिला है। भारत वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली से लिथियम का आयात करता है। औद्योगिक और आर्थिक उपयोग यानी बैटरी प्राथमिक उपयोग, ईवी, लैपटॉप, मोबाइल के लिए लिथियम आयन यानी लिथियम आयन का बैटरी बनाने में प्रयोग करता है। एरोस्पेस की रक्षा यानी विमान और अंतरिक्ष तकनीक के लिए लिथियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। और चिकित्सा उपयोग के लिए लिथियम यौगिक हाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज करने के सक्षम में प्रयोग किया जाता है। कांच और सिरेमिक यानी लिथियम ऑक्साइड लिथियम Li2O स्थायित्व बढ़ाता है और उसका भंडारण ग्रीन स्केल ऊर्जा भंडारण और परमाणु रिएक्टर लिथियम है। लिथियम आयन बैटरी को कोबाल्ट, निकोल और ग्रेफाइट के साथ लिथियम का प्रयोग किया जाता है। लिथियम कार्बोनेट यानी इसका जो सूत्र है वो Li2CO3 है। बैटरी उत्पादन के लिए मुख्य औद्योगिक यौगिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सफ़ेद एस्बेस्टस। संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी EPA ने हाल ही में खतरनाक कैंसरकारी एस्बेस्टस के सफ़ेद रूपों में व्यापक प्रतिबंध लगाया। यह प्रतिबंध विशेष रूप से क्रिस्टोस्टाइल एस्बेस्टस पर लक्षित है। जिसे सफ़ेद एस्बेस्टस के रूप में जाना जाता है। ये जो अमेरिका में कानूनी रूप से एस्बेस्टस का अंतिम प्रकार था। सफ़ेद एस्बेस्टस क्या है? क्रिसोटाइल एस्बेस्टस, जो आमतौर पर सफ़ेद एस्बेस्टस के नाम से जाना जाता है, सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त एस्बेस्टस का प्रयोग है। यह रेशेदार बनावट वाला प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक सिलिकेट खनिज है। इसका प्रयोग क्या होता है? तो पहले इसका प्रयोग निर्माण, इंसुलेशन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और ब्रेक लाइनिंग, कपड़ा और सीमेंट उत्पादन, इसके अग्नि प्रतिरोध और स्थायित्व के कारण किया जाता है था। स्वास्थ्य की खतरा यानी यह सांस के भीतर जाने पर एस्बेस्टोसिस फेफड़े का कैंसर और मेसोथेलियोमा जैसी गंभीर श्वसन संबंधित बीमारियों का कारण बनता है। और इसके बारे में देखते हैं तो वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित 60 से अधिक देशों ने एस्बेस्टस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एस्बेस्टस का वो फिगर है कि किस तरीके से है मानव हेल्थ के लिए। इसके कुछ गुण देख लेते हैं सफ़ेद एस्बेस्टस के। तो यह सफ़ेद यानी कि सफ़ेद से ग्रे रंग का होता है। बनावट रेशेदार और लचीला होता है। ताप प्रतिरोध यानी अत्यधिक ताप प्रतिरोधी और गैर दहनशील होती है। और घुलनशील यानी जल और एसिड में अघुलनशील होता है। स्टील से अत्यधिक यानी इसकी ताना शक्ति स्टील से अधिक प्रतिकाय भार जो मजबूत और टिकाऊ बनाती है। अद्वितीय संरचना, यह एस्बेस्टस की एक मात्रा सर्पेंटाइन किस्म है जिसकी विशेषता लंबे घुघरेले रेशों जो आपस में मिलकर लचीली दरारें निर्मित करती हैं। स्वस्थ संरचना और स्वस्थ प्रभाव यानी लौह तत्व 1.5% के साथ क्रिस्टोटाइल्स को एम्फीबोल एस्बेस्टस प्रकारों की तुलना में फेफड़ों के ऊतकों में कम स्थायी माना जाता है। औद्योगिक अनुप्रयोग यह मुख्य रूप से क्लोर अल्कली उद्योग में प्रयोग किया जाता है, जहां यह जल उपचार के लिए आवश्यक क्लोरीन, ब्लीच, कास्टिंग सोडा और अन्य रसायनों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे तो बता दें आपको कि एस्बेस्टस जो है
एस्बेस्टस वो मानव के लिए बहुत ही मानव हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और जैसे देशों ने इसको बंद कर दिया। सफ़ेद एस्बेस्टस यानी क्रिस्टोटाइल्स 6 प्राकृतिक रूपों से पाए जाने वाले खनिज फाइबर में एक, जिसे एस्बेस्टस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला है सर्पेंटाइन और एम्फीवोल्स एस्बेस्टस। सर्पेंटाइन्स एस्बेस्टस गुबरेले रेसे यानी क्रिस्टोसाइल सफ़ेद एस्बेस्टस एकमात्र सर्पेंटाइन रूप निर्माण, कपड़ा और ब्रेक लाइनिंग जैसे उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एम्फीवोल एस्बेस्टस सुई जैसे रेसे, यानी ये बहुत पतली रेसे होती हैं। एमोसाइट्स भूरा एस्बेस्टस आमतौर पर सीमेंट सीट और इंसुलेशन और छत सामग्री में प्रयोग किया जाता है। क्रोकीडोलाइट नीला एस्बेस्टस अत्यधिक खतरनाक जहाज निर्माण, इंसुलेशन और सीमेंट उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ट्रेमोलाइट अक्सर टैंक्स, वर्मिक्यूलाइट और कुछ इंसुलेशन उत्पादन में संदूषक के रूप में पाया जाता है। एक्टिनोलाइट आमतौर पर मेटामॉर्फिक चट्टानों में पाया जाता है। पिंट सीलेंट और कुछ निर्माण सामग्री में पाया जाता है। एंथोफिलाइट सबसे दुर्लभ, कुछ सीमेंट टैंक उत्पादन में इंसुलिन सामग्री में पाया जाता है। अगर बात करें कि भारत में सफ़ेद एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो भारत का मुख्य रूप से रूस और कजाकिस्तान के लिए सफ़ेद एस्बेस्टस का सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत के प्रमुख उपयोग यानी सीमेंट की छत की दीवारें, ऑटोमोटिव ब्रेक पैड, इंसुलेशन और पाइप। भारत में व्यापक उपयोग यानी हालांकि भारत ने 1993 में यानी जो 1993 में एस्बेस्टस खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु निर्माण, आयात और व्यापार में इसके प्रयोग पर अभी तक कोई कानूनी प्रतिबंधित नहीं है। तो राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा एस्बेस्टस भंडार है और वैश्विक एस्बेस्टस का उत्पादन रूस करता है, कजाकिस्तान करता है और चीन करता है, यानी ये 3 देश हैं जहाँ पे एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो क्रोमियम प्रदूषण की बात करते हैं। क्रोमियम प्रदूषण हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण केंद्रीय भूजल बोर्ड को ओडिशा के जाजपुर जिले में सुकिंदा घाटी में भूजल में क्रोमियम संदूषण की जांच करने का आदेश दिया है। अगर हम सुकुंदा घाटी उड़ीसा में जाजपुर जिले में स्थित, यानी कि भारत में क्रोमाइट और भंडार का 97% हिस्सा यहीं मौजूद है, यानी उड़ीसा के जाजपुर में, जो विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। क्रोमाइट खनन का प्रमुख केंद्र जो भारत के स्टेनलेस स्टील उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर हम क्रोमियम की बात करें कि क्या है, तो इसका स्वरूप यानी कठोर चमकदार स्टील की ग्रे धातु है। ऑक्सीकरण अवस्था यानी आमतौर पर Cr3+, ट्राइवेलेट्स कम विशिष्टता और Cr6+ हेक्सावेलेंट अत्यधिक विशिष्टता रूपों में पाया जाता है। संरक्षण प्रतिरोध क्या है? यह एक निष्क्रिय ऑक्साइड परत का निर्माण करता है जो इसे जंग और क्षरण के प्रति प्रतिरोध बनाती है। खनन गतिविधियों से हेक्सावेलेंट क्रोमियम Cr6+ नामक विषैले कैंसरकारी तत्व भूजल और मृदा में मौजूद मिल जाता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव यानी इससे कैंसर, त्वचा रोग, श्वसन संबंधित विकार और यकृत क्षति सहित गंभीर बीमारियां उत्पन्न होते हैं। अगर हम इसके संदूषण की बात करें, तो इसका अनुप्रयोग स्टेनलेस स्टील उत्पादन या स्थायी और संरक्षण प्रतिरोध को बढ़ाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी ऑटोमोबाइल और घरेलू वस्तुओं पर कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। पिगमेंट और डराई पेंट और टेक्सटाइल जीवांत रंग प्रदान करता है। टैगिंग उद्योग यानी चमड़े के प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है, किंतु पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न होता है। अपवर्तक सामग्री क्या है? उच्च उत्पादन वाली भट्ठी की लाइनिंग में प्रयोग किया जाता है। जैसे इसकी वैश्विक भंडार यानी क्रोमियम का भंडार कहाँ है? कजाकिस्तान में, दक्षिण अफ्रीका में और भारत में, यानी कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत इसका भंडार है। उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो दक्षिण अफ्रीका में, कजाकिस्तान में, नहीं कजाकिस्तान में। तो भारत में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पेयजल में क्रोमियम की अधिकता स्वीकार्य सीमा 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर निर्धारित की है।
जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने इसे 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की सख्त सीमा निर्धारित की है। अगर हम बात करें इस आइसलैंड, यानी कि आइसलैंड क्या है भाई? आइसलैंड में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को बहुत कम करके आंका गया, यानी आइसलैंड आइसलैंड गैर पारंपरिक पेट्रोलियम का एक रूप है जिसे कच्चा बेटुमेन और टार सैंड के रूप में जाना जाता है। ऑयल सैंड में सॉरी ऑयल सैंड लिखा हुआ है। ऑयल सैंड में रेत मिट्टी जल और बेटुमेन का अवस्थिति का और असंगठित मिश्रण है। ऑयल ऑयल सैंड का अधिकांश भाग लगभग 80% मोटे सिलिका रेत से निर्मित होता है। शेष संरचना में 5% महीन और ठोस मृदा 5% और जल 10% की औसतन बेटुमेन सुसप्ति शामिल है। यह मुख्यतः कनाडा के अल्बर्टा प्रांत, संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा प्रांत, इंडोनेशिया और वेनेजुएला में पाया जाता है। अगर हम ऑयल सैंड की बात करें तो ऑयल सैंड में कार्बन उत्सर्जन भी होता है। हाल ही में कनाडा और आस्था बाष्का ऑयल सैंड पर कुल गैसीय कार्बन सांद्रता के विमान आधारित माप से पता चलता है कि प्रदूषण का अनुमान लगाने और पारंपरिक तरीकों से उत्सर्जन में काफ़ी कम आंका जाता है। और यह ऑयल सैंड परिचालन उद्योग द्वारा रिपोर्ट किए गए मूल्यों में 1900% और 6300% से अधिक है। ऑयल सैंड को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख प्रक्रिया सतही खनन और इन टू सी विधियां अपनानी चाहिए। जैसे सतही खनन तकनीक क्या है, तो इसका प्रयोग पृथ्वी की सतह पर 0 से 200 फीट की गहराई पर ऑयल सैंड के भंडार के साथ किया जाता है। यह सिंध भंडार केवल 20% है। शेष 80% इन C2 विधियां पुनः प्राप्त किया जा सकता है वहाँ पे। बायोबिटुमेन, यानी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नागपुर महाराष्ट्र के मनसर NH-44 पर भारत के पहले बायोबिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया। बायोबिटुमेन क्या है, तो बायोबिटुमेन एक धारणीय बाइंडर जो वनस्पति तेलों और फसल अवशेषों, शैवाल, लिग्निन लकड़ी में एक प्राकृतिक बहुलक और यहाँ तक कि पशु खाद्य जैसी नवीनीकरण सामग्री से प्राप्त होता है। बायोबिटुमेन पारंपरिक बिटुमेन का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करता है जो मुख्य रूप से कच्चे तेल के अवशासन में प्राप्त होता है। पर्यावरणीय लाभ, यानी इसका लाभ उत्पादन क्या है, तो पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है, तो सतत सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे के रूप में योगदान देता है। बायोबिटुमेन पारस्परिक, यानी जो पारंपरिक बिटुमेन के समान बाइंडिंग और चिपकने वाले गुण प्रदान करता है और उच्च और निम्न तापमान को सहन करता है, जिससे यह विधि जलवायु परिस्थितियों के उपयुक्त हो जाता है। अब इसके महत्वों के बारे में देख लेते हैं। तो इसका महत्व ये है कि बायोबिटुमेन के महत्व है पर्यावरण अनुकूल विकल्प, यानी बायोबिटुमेन पारंपरिक बिटुमेन एक नवीनीकरण और बायोडिग्रेडेबल विकल्प है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है। कम कार्बन फुटप्रिंट, इसका उत्पादन पेट्रोलियम आधारित फुटमेन की तुलना में कम ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जित करता है, जो पर्यावरण की दृष्टि में सतत विकल्प बनता है। अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग, इसे कृषि अवशेषों, शैवाल, लिग्निन और बायोमास स्रोतों से प्राप्त किया जाता है जो अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाता है। लिग्निन यानी लकड़ी का एक उपोत्पाद है, जैसे नवीनीकरण स्रोतों का प्रयोग करके यह पराली जलाने जैसी पर्यावरणीय चिंताओं को कम करने में मदद करता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो जीवाश्म आधारित बिटुमेन की तुलना में संभावित रूप से 70% तक कम है। ऊर्जा दक्षता, पारंपरिक बिटुमेन संशोधन की तुलना में निम्न ऊर्जा गहन प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। सतत अवसंरचना विकास, यह सड़क निर्माण और अन्य अवसंरचना परियोजना में हरित पहल का समर्थन करता है। बायोबिटुमेन की बात करें तो इसका उत्पादन और बढ़ती खपत, यानी भारत की बिटुमेन खपत में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो पिछले 5 वर्षों में औसतन 7.7 मिलियन टन प्रति वर्ष हो रही है। अगर इसकी आयत निर्भरता में भारत अपनी वार्षिक बिटुमेन मांग का
लगभग आधा हिस्सा आयात करता है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में बिटुमेन आयात 3.21 मिलियन टन हो तक पहुंचा था। और घरेलू ये वाली जो पॉइंट है ये है, घरेलू उत्पादन में यह कितना पाया था, तो इसकी अवधि के दौरान देश में 5.24 मिलियन टन बिटुमेन का उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज द बिटुमेन। बिटुमेन इज black substance produced through distillations on crude oil and is widely used to bind surface of paved road, यानी कि ये सड़क बनाने में काम आता है। अब हम बात करते हैं डार्क ऑक्सीजन। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि गहरे समुद्र तल पर धातु की गांठें यानी डार्क ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं। यह खोज लंबे समय में चली आ रही है। इस अवधारणा को चुनौती देती है कि ऑक्सीजन उत्पादन के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी डार्क ऑक्सीजन। यह वह ऑक्सीजन है जो बिना किसी प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण के समुद्र की सतह से हजारों फीट नीचे निर्मित हो रही है। यह ऑक्सीजन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स से निकलती है जो कोयले के ढेर जैसी दिखती है। मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, तांबा और लिथियम जैसे धातुओं से बने जो नोड्यूल्स इलेक्ट्रोकेमिकल्स गतिविधि के जरिए ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ तक कि पूर्ण अंधेरे में भी ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु के नोड्यूल्स एक बैटरी की तरह कार्य करते हैं, जो विद्युत धाराएं उत्पन्न करते हैं और समुद्री जल H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित विद्युत अपघटन करते हैं। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या है, तो ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला धातु के टुकड़े हैं जो समुद्री तल पे पाए जाते हैं, विशेष रूप से हवाई और मेक्सिको के मध्य स्थित कैलेरियन क्लिपर्ट जोन में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। और आप यहाँ पे डार्क ऑक्सीजन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये समुद्र के नीचे पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रभाव क्या पड़ता है, तो ऑक्सीजन उत्पादन में इन नोड्यूल्स की संभावित भूमिका से पता चलता है कि अद्वितीय गहन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन कर सकते हैं। खनन गतिविधियों के माध्यम से नोड्यूल्स को नुकसान पहुंचाने से जैव विविधता और समुद्री पर्यावरण की कार्यप्रणाली पर उत्पादित परिणाम सामने आ सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये यूपीएससी में अब तो पक्का पूछने वाला है और यूपीपीसीएस में भी पूछने वाला है। तो आप यूपीएससी सिविल सर्वेंट में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से ये बहुत ही मुख्य पार्ट है। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट, यानी भारतीय समुद्री वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर के 4,500 मीटर नीचे सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की पहली तस्वीर खींचकर इतिहास रच दिया है। और पृथ्वी यानी कि जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 4,000 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन के तहत हासिल की गई यह सफलता खनिज अन्वेषणों के लिए नई संभावनाओं को खोलती है। हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है, तो यह हाइड्रोथर्मल वेंट समुद्री तल में मौजूद एक दरार है जहां पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण गर्म और खनिज युक्त जल का उद्गार होता है। ज्वालामुखी और वर्तनी की गतिविधि के कारण आमतौर पर यह मध्य महासागरीय कटक के निकट निर्मित होते हैं। समुद्री जल दरारों में रिसता है, मैग्मा द्वारा गर्म होता है, खनिजों को अपने भीतर घोलता है और फिर तप्त खनिज युक्त ब्लूम के रूप में बाहर निकलता है। हाइड्रोथर्मल वेंट के प्रकार क्या हैं, ब्लैक स्मोकर्स यानी आयरन सल्फाइड गहरे रंग के खनिज युक्त फ्लोम उत्सर्जित करते हैं। गहन समुद्री ज्वालामुखी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वाइट स्मोकर्स यानी कैल्शियम और सिलिकॉन खनिजों में भरपूर हल्के रंग के फ्लूम उत्सर्जित करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट का महत्व। तो खनिज भंडार तांबा, जस्ता और दुर्बल मृदा तत्वों मूल्यवान धातुओं के स्रोत है। अद्वितीय परिस्थिति तंत्र यानी रसायन संश्लेषित जीवों में रूपों का पोषण जो सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित रहते हैं तथा वे एक्सट्रीमोफाइल जीव विज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जलवायु प्रभाव यानी गहरे समुद्र में कार्बन और सल्फर चक्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण में गहन समुद्री भू विज्ञान, भूवर्तनिकी और प्रारंभिक पार्थिव स्थितियों में समझने में मदद करते हैं।
भारत का डीप ओशन मिशन, यानी भारत का डीप ओशन मिशन क्या है, तो यह पृथ्वी मंत्रालय MOES के तहत 2021 में शुरू की गई भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। और ये 4,000 करोड़ के डीप ओशन मिशन का उद्देश्य पॉलीमेटिक नोड्यूल और हाइड्रो थर्मल वेट सहित समुद्री तल के संसाधनों का पता लगाना है। और यह भारत की गहन समुद्री अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करता है और ब्लू इकोनॉमिक पहलों का समर्थन करता है। जैसे कि हाइड्रो थर्मल वेंट जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से विस्फोट भी हो रहा है। ओशियन क्रस्ट पे ये मिलता है, तो ओशियन क्रस्ट पे ये मिलेगा, तो आपको इस तरीके से इसमें सारे तत्व मिलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से इसमें ज्वालामुखी इसमें से निकल रही है। तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 अभी हाल में RPF में भी एग्ज़ाम में पूछा गया था इसके बारे में। और आप सिविल सर्विस तो हैं ही हैं, आपको पता ही चलेगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रहना चाहिए। राज्यसभा की हाल ही में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 पारित किया, जिससे भारत के तेल और गैसीय अन्वेषण कानूनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी इस विधेयक का उद्देश्य क्षेत्र यानी इस विधेयक का उद्देश्य तेल उत्पादन के प्रशासन को खनन गतिविधियों से स्पष्ट रूप से अलग करके मौजूद तेल क्षेत्र अधिनियम 1948 संशोधन करना है। तेल क्षेत्र में संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, तो यह विधेयक खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ साथ कोल पेट मीथेन और सेल गैस तेल को भी शामिल करता है। हालांकि इसमें कोयला, लिग्नाइट और हीलियम की विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है, संभवतः इसलिए क्योंकि ये पहले ही पहले ही खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत विनियमित है। अब हम बात करें इसके संशोधन विधेयक पेट्रोलियम पट्टे और या लीज में, तो विधेयक में खनन पट्टा शब्द के स्थान पर पेट्रोलियम पट्टा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो खनिज तेलों की खोज, निष्कर्षण और निपटान में संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। 1948 के तेल क्षेत्र अधिनियम के तहत दिए गए मौजूदा खनन पट्टे बरकरार रहेंगे और उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निजी निवेश को प्रोत्साहन क्या करेगा, तो विधेयक में पेट्रोलियम उत्पादन में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य के प्रावधान प्रस्तुत किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि मौजूद खनन पट्टे वैध रहेंगे और मौजूदा पट्टेदारों को कोई नुकसान नहीं होगा। और केंद्र सरकार के नियमों की शक्तियाँ क्या है, तो यह विधेयक विभिन्न पहलुओं और केंद्र सरकार के विनियमन स्थापित करने के अधिकार को बरकरार रखता है, जैसे पट्टे प्रदान करना और उसका विनिमय करना, नियम के शर्तों को निर्धारित करना और पट्टे के क्षेत्र को अवधि सहित यानी खनिज तेलों के संरक्षण और विकास की देखरेख करना, तेल उत्पादन में रॉयल्टी संग्रह के तरीके, यानी इसके अलावा यह विधेयक केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि करता है ताकि वे संबंधित निम्नलिखित में से संबोधित हो सके, यानी पेट्रोलियम पट्टों का विलय, यानी बुनियादी ढांचों का साझाकरण, पर्यावरण संरक्षण और उत्सर्जन में कमी अ, हेतु पट्टेदारों की जिम्मेदारियां हैं। यह पेट्रोलियम पट्टा अनुदान के संबंध में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के प्रावधान भी प्रस्तुत करता है। उल्लंघन के लिए दंड, तेल क्षेत्रीय अधिनियम 1948 के तहत उल्लंघन पर 6 माह तक का कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना दोनों हो सकता है। नया विधेयक तेल क्षेत्र अधिनियम में उल्लिखित अपराधों दंडित दंडों की जगह वित्तीय दंड आरोपित करता है, जिससे अधिकतम जुर्माना राशि बढ़कर 25 लाख रुपये हो सकती है। इसके अतिरिक्त नए विधेयक में निरंतर उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये तक का दैनिक जुर्माना आरोपित करने का भी प्रावधान है। दंड का निर्णय केंद्र सरकार के दंड के प्रावधान को कम संयुक्त सचिव के एक अधिकारी को नामित करेगी। न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB अधिनियम 2006 के तहत यह निर्दिष्ट अपील न्यायाधिकरण को निर्देश दी जाएगी। PNGRB अधिनियम 2006 के तहत PNGRB के निर्णयों के बारे में अपील विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसे विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया हो। खनिज संघर्ष खनिज यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने फ्रांस और बेल्जियम में एप्पल की सहायक कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें उप सहारा अफ्रीका में प्राप्त संघर्ष खनिजों के उपयोग का आरोप लगाया है।
ऐसे खनिज जिसका संघर्ष क्षेत्रों में खनन किया गया जहां उसे प्राप्त मुनाफे और सशस्त्र समूहों और मानव अधिकारों के हनन को आर्थिक सहायता प्राप्त होता है। मुख्य प्रकार के यानी 3TC टिन कैसीटेराइड्स से निकाला गया टेटलम कोलम्बाइट टेटलाइट कोल्टस से टंगस्टन वोल्फ्राइटामाइट से सोना संघर्ष क्षेत्र से व्यापक रूप से खनन किया जाता है। OECD द्वारा पहचाने गए DRC सिएरा लियोन वेनेजुएला और अन्य स्थिर क्षेत्र। अगर हम बात करें तो उपयोग क्या है तो टेटलम्स फोन कंप्यूटर और जेट टाइबाइडन कैपेसिटर और टीन का इलेक्ट्रॉनिक्स कार पोर्टस और खाद्य पैकेजिंग टंगस्टन कास्टिंग उपकरण ऑटोमोटिव संघटक और बिजली बल्ब फिलामेंट सोना का प्रयोग आभूषण इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट कंडक्टर में तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं टेटलम है टंगस्टन है टीन है और यहाँ पे गोल्ड है। अब हम बात करते हैं पोटास की। तो हाल ही में पंजाब सरकार ने फलिजका और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में पोटास खनन की संभावना तलाशने की योजना की घोषणा की है। पोटास भंडार यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के सर्वेक्षणों ने 3 खनन ब्लॉकों में बड़े पोटास भंडार का पता लगाया है। काबरवाला मुक्तसर साहिब और शेरवाला रामसरा फलिसका और शेरगढ़ और दलमीरखेड़ा फलिसका। तो पोटास के महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन MMRDSR अधिनियम 2023 के तहत यह पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम लौड़ों का अशुद्ध मिश्रण है जिसको सिल्वीनाइट बोलते हैं और राजस्थान में महत्वपूर्ण पोटास भंडार और मुख्यतः नागौर गंगनगर बेसिन में उपस्थित है। पोटास का पोटास की कृषि 90% से अधिक पोटास का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है जिससे यह नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ साथ कृषि में 3 जरूरी पोषक तत्वों में एक बन जाता है और साथ ही इन्हें NPK कहा जाता है। पौधों की बेहतर वृद्धि की आदर्श पोषक तत्व अनुपात 4:2:1 NPK यानी इस तीनों में अनुपात है। जल संशोधन यानी पोटास फिटकरी जल की कठोरता को दूर करने में मददगार सिद्ध होता है और इससे जीवाणु रोधी गुण भी होते हैं। अनौद्योगिक उपयोग यानी पोटास का प्रयोग कांच चीनी मिट्टी की वस्तुएं साबुन और डिटर्जेंट विस्फोट आदि के उत्पादन में किया जाता है। भारत में पोटास का भंडार राजस्थान में 89%, मध्य प्रदेश में 5% और उत्तर प्रदेश में 4% होता है और वर्तमान में पोटास खनन में संलग्न नहीं है और पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है। वैश्विक पोटास भंडार कहाँ कहाँ है तो कनाडा बेलारूस और रूस में है और उत्पादन कनाडा रूस और चीन में है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 वर्षों में 34,300 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप महत्वपूर्ण खनिजों में भारत की आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना है। केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित किया गया कि NCMM यानी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना, उच्च तकनीक उद्योगों और स्वास्थ्य ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर सुनिश्चित करना। इस मिशन में खनिज अन्वेषण खनन लाभकारीकरण प्रसंस्करण और जीवन काल में समाप्त होने वाले उत्पादनों से पुनः पर्याप्त सहित सभी चरण शामिल होंगे। वह मिशन देश के भीतर और इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को तीव्र करेगा। NCMM का उद्देश्य भारतीय महत्वपूर्ण खनिज खनन परियोजना के लिए एक फास्ट ट्रैक विनियमन अनुमोदन प्रक्रिया का निर्माण करेगा। इसके अतिरिक्त यह मिशन महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा और ओवर बर्डन तथा टैलिंग से इन खनिजों को प्राप्ति को बढ़ावा देगा। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय खनिज क्षेत्रों के उपकरणों और निजी क्षेत्रों की कंपनियों की विदेशी महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने तथा संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही
ही देश के भीतर मौजूद महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार के विकास का प्रस्ताव करना। बुनियादी ढांचा क्या है? तो CMNCEM खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित करेगा, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगा और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण से संबंधित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान का समर्थन करेगा। वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से उद्योगों को भारत के भीतर प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्र में स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यमों यानी MSME के वित्त पोषण हेतु व्यक्तियों, स्टार्टअप और प्रिज्म के में नवाचारों को बढ़ावा देने का पहल करेगा। और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं, जैसे कि लिथियम और कोबाल्ट इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है, और ग्रेफाइट और निकेल बैटरी भंडारण और मिश्र धातु उत्पादन के लिए आवश्यक है। दुर्बल मृदा तत्व उच्च तकनीकी निर्माण में रक्षा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। टाइटैनिक और टंगस्टन एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी और औद्योगिक अनुप्रयोग में व्यापक रूप से प्रयोग है। और वेनेडियम मैलिब्डोनियम और इसका उत्पादन विनिर्माण ऊर्जा भंडार में संसाधनों के लिए किया जाता है।